शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का उनके समय में एक अलग ही रुतबा होता था। ये घटना 1990 के आसपास की है, जब कश्मीर में आतंकवादियों के संगठनों ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी और ये कह दिया था कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जहां एक तरफ इस फरमान से सरकार के भी हाथ फूल गए, वो आतंकवादियों को मनाने और किसी तरीके से अमरनाथ यात्रा को जारी रखने के लिए आतंकवादी संगठनों से बातचीत की कोशिश करने लगी। बाला साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक फरमान जारी किया कि मुंबई एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर हज यात्रा पर जाने वाली कोई भी फ्लाइट यहां से नहीं उड़ पाएगी। उस समय हज यात्रियों की यात्रा पर जाने का यही एक रास्ता था और बस फिर क्या था, आतंकवादियों की हवा टाइट हो गई और उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपने फरमान को वापस ले लिया और अमरनाथ यात्रा को बहस कर दिया। तो कुछ ऐसा था बाला साहब ठाकरे का असर। और दाऊद इब्राहिम के शूटर की हिम्मत तो देखिए, वो उसके इशारे पर खुद बाला साहब ठाकरे को मारने के लिए निकल पड़ा था। तो आगे क्या हुआ? क्या वो आदमी सचमुच बाला साहब पर हमला करने में कामयाब हुआ? और कौन था वो? आइए जानते हैं इस घटनाक्रम की एक एक सच्चाई को। शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम हिस्सा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवसेना जब तक बाला साहब ठाकरे के कंट्रोल में थी, तब तक महाराष्ट्र में शिवसेना का डंका बजता था। महाराष्ट्र में एक छत्र शिवसेना ने ही अपना प्रभाव बनाकर रखा। दूसरी पार्टियां उस समय नजर तो आती थी, मगर बाला साहब ठाकरे के मुकाबले में कोई नेता नहीं था। बाला साहब ठाकरे अपने समय में भले ही सत्ता से दूर रहे हो, उन्होंने कभी किसी पद के लिए कोई काम न किया हो, लेकिन इसके बावजूद ये बात सबको अच्छी तरह से पता होती है कि सत्ता पर कंट्रोल बाला साहब ठाकरे का ही रहता था। बिना उनकी मर्जी के और बिना उनके इशारे में किसी दूसरे का मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं था। बाला साहब ठाकरे मूल रूप से मराठी मानुष की राजनीति करते थे और उनके लिए आवाज उठाते थे। उन्होंने मराठी मानुष की आवाज उठाने के लिए जो तौर तरीके अपनाए, जनता ने उन्हें पसंद किए और वहीं से उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिली। महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स में मराठी कम्युनिटी की अपनी एक अहम जगह है, जिसमें शिवसेना की मुख्य भूमिका है। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए तो शिवसेना को महाराष्ट्र में दो हिस्सों में देखा जा रहा है और दोनों ही धड़े बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करती है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना विपक्ष में। बाला साहब ठाकरे जब तक और जीवित रहे, महाराष्ट्र की राजनीति और सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में ही रहा। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप बिना किसी रुकावट के देख सके। शिवसेना के संस्थापक और आजीवन सुप्रीमो रहे बाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ 23 जनवरी 1926 को। उनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था, लेकिन उनका प्रचलित नाम बाल ठाकरे ही रहा। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक प्रबुद्ध चंद्र सैनी कायस्थ प्रभु परिवार के मुखिया थे, जिनकी अपनी एक अलग राजनीतिक विचारधारा थी। बेसिकली वो एक लेखक थे और उन्होंने मराठी भाषा में लोगों को इकट्ठा करने के लिए काफी अच्छा काम भी किया। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और विल पावर की बदौलत मराठी लोगों के बीच एक अहम स्थान बनाया और संयुक्त मराठी चवलन यानी कि आंदोलन को खड़ा करने में अहम काम किया। अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करने के बाद बाल ठाकरे काम धंधे की तलाश में थे, लेकिन उनकी रुचि रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य की तरफ थी। समाज में घट रही घटनाओं पर उनकी पहली नजर थी और अपनी इसी नजर का उन्होंने कलात्मक तरीके से प्रस्तुतिकरण दिया। वो कार्टून बनाने लगे। उनके बनाए हुए कार्टून हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में बाकायदा पब्लिश होने लगे। 1960 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया, जिसमें वो अपने पिता की आइडियोलॉजी को लोगों के सामने रखते थे। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को ही आगे बढ़ाने का काम किया। साल 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना करी। मराठी भाषा में प्रमुख रूप से मराठी लोगों की बात करने वाले बाल ठाकरे ने एक अखबार सामना की शुरुआत की, जो आज भी प्रकाशित होता है। इसके अलावा इसी नाम से उन्होंने हिंदी भाषा में भी अखबार शुरू किया, जिसके जरिए वो हिंदी भाषी लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचा सके। अपनी विचारधारा में वो बेसिकली मराठी लोगों के हितों के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी के फेवर की बात करते थे। उनके विचार काफी उत्तेजक और अग्रेसिव अंदाज में प्रस्तुत किए जाते थे। शादी की उम्र होने के बाद उन्होंने मीना ठाकरे से विवाह किया, जिससे उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। इनमें से बिंदु माधव और उनकी पत्नी का साल 1996 में देहांत हो गया था। शिवसेना के जरिए वो अपनी राजनीतिक जमीन को निरंतर बढ़ाते जा रहे थे। साल 1995 में उन्होंने अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ
गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी किसी राजनीतिक पद या मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार का संचालन महाराष्ट्र विधानसभा के साथ साथ उनके अपने घर मातोश्री से होता था। नई सदी के शुरुआत के साथ अब शिवसेना में नई पीढ़ी ने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। मूल रूप से बाला साहब ठाकरे के छोटे बेटे उद्धव ठाकरे को लगता था कि विरासत पर उनका अधिकार है और बाला साहब ठाकरे के भाई के बेटे राज ठाकरे अपने अग्रेसिव नेचर और उत्तेजक बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहते थे। लोगों को उनमें ही मूल रूप से बाला साहब ठाकरे की छवि नजर आती थी। इन दोनों चचेरे भाइयों के बीच की रस्साकसी किसी से छुपी नहीं रही है। साल 2005 में जब ये बात खुलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की कमान संभालेंगे, तो इसके बाद 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और उसका संचालन करने लगे। दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे अब अपनी उम्र के चलते स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरने लगे। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक लंबी बीमारी के चलते 25 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 नवंबर को बाला साहब ठाकरे की तबीयत को लेकर एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि बाला साहब ठाकरे ने खाना पीना त्याग दिया है। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है और घर वालों से ये कहा कि अब उनकी जितनी चाहे आप सेवा कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी का अंतिम समय अब नजदीक था। 17 नवंबर साल 2012 को बाला साहब ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में अंतिम सांस ली। मुंबई के शिवाजी मैदान में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ थी। बाला साहब ठाकरे के जीवन और उनके कार्यों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर 2015 में एक फिल्म भी आई जिसका नाम था बालकडू। इस फिल्म को प्रोड्यूसर स्वप्ना पाटकर ने बनाया और ये फिल्म विशेष रूप से 23 जनवरी को यानी बाला साहब ठाकरे के जन्म दिवस के दिन रिलीज हुई। उनके जीवन पर अतुल काले के डायरेक्शन में एक और फिल्म बनी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का कैरेक्टर प्ले किया। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीना का कैरेक्टर अमृता राव ने निभाया था। साल 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए और मुंबई पुलिस की किरकिरी होने लगी, तब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का सफाया करने की अपनी मुहिम को और भी तेज कर दिया और बेधड़क होकर अंडरवर्ल्ड के डॉन और उससे जुड़े लोगों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े आतंकवादियों की हालत खराब हो गई। वो किसी भी तरीके से दोबारा मुंबई में अपना वर्चस्व कायम रखने और अपना दखल बनाए रखने की योजना पर काम करने लगे और इसके लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे को टारगेट किया। उनका सोचना था कि अगर उनके जरिए बाला साहब ठाकरे को कोई भी नुकसान होता है तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उनकी दहशत दोबारा कायम हो जाएगी, मुंबई में उनका रुतबा दोबारा कायम हो जाएगा। मुंबई में 3 बड़ी नामचीन हस्तियों के कत्ल हो चुके थे। अंडरवर्ल्ड के इशारे पर अपनी जान गंवाने वाले ये लोग थे बिजनेसमैन प्रदीप जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी और फेमस बिल्डर कुकरेजा। लेकिन बाला साहब ठाकरे पर हमला करना तो दूर, उनके पास पहुंचना भी आसान नहीं था। फिर भी इन्होंने प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से इनका आदमी बाला साहब ठाकरे से मिलने का टाइम ले लेगा और फिर उनके ऑफिस में घुसकर उन पर हमला कर देगा। इस काम की प्लानिंग के लिए सलीम हड्डी और राजेश इग्वे को हायर किया गया। मुंबई पुलिस को इस बात का इनपुट मिला कि 7 नवंबर 1995 को बाला साहब ठाकरे किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं। यहाँ तक तो बात सामान्य थी, मगर इसके आगे की जो जानकारी मिली उसने मुंबई पुलिस के हाथों से तोते उड़ा दिए। दरअसल उनको ये जानकारी मिली थी कि इस दिन जो व्यक्ति बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए आने वाला है, उसका इरादा बाला साहब ठाकरे को जान से मार देने का है। उसने बाकायदा बाला साहब ठाकरे को मारने की सुपारी ली है और ये सुपारी अबू सलीम ने दी है। पुलिस ये जानती थी कि अबू सलीम दाऊद इब्राहिम का पंटर है और उसी के इशारे पर काम करता है। तो पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में फाइनली जिस व्यक्ति का नाम पता लगाया, उसके बारे में जानकर पुलिस ऑफिसर के माथे पर चिंता की रेखाएं हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि आपका दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन था और पुलिस उसे लेकर इतना परेशान क्यों थी। तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं। उस व्यक्ति का नाम था राजेश इग्वे। राजेश कभी मुंबई पुलिस का हिस्सा होता था। वो कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था, बल्कि उसने बाकायदा मुंबई पुलिस के कमांडो की ट्रेनिंग हासिल की थी और एक समय था कि वो देश और जनता की रक्षा करने का काम करता था। अपराध की दुनिया में आने के बाद उस पर कंट्रोल कर पाना मुंबई पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। उसके अपराध जगत को ज्वाइन करने के पीछे उसकी लाइफ के हालात जिम्मेदार थे और यही वजह थी कि वो रक्षक से भक्षक बन गया। आगे चलकर वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम के पे रोल पर काम करने लगा।
इसके अलावा भी मुंबई पुलिस में ऐसे कई लोग काम कर रहे थे जो सरकार से तनख्वाह लेते थे और ऑर्डर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पूरा करते थे। इन बातों को ध्यान में रखकर उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा ने ऐसे गद्दार पुलिस वालों की एक लिस्ट बनाई जो अपनी ड्यूटी से चीट करके देश के दुश्मनों का पपेट बन गए। जब पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ पल रहे इन गद्दारों की लिस्ट तैयार की तो इसमें कुल 18 नाम शामिल हुए और इनमें से एक नाम राजेश इग्वे का था। इन सभी को तत्काल पुलिस डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया। कभी जब राजेश इग्वे एक सिंगल यंगस्टर था, उसके मन में पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का जुनून था। उसने बहुत मेहनत की और मुंबई पुलिस में नौकरी हासिल की। शुरुआत में राजेश ने अपनी ऑनेस्टी, हार्डवर्क और चतुराई से काम किया, जिसके चलते उसे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना गया। उसने हार्डकोर कमांडो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। आगे चलकर उसे शराब पीने की बुरी लत लग गई। उसके कुछ ऐसे साथी बन गए जो उसे महंगी से महंगी दारू फ्री में पिलाते थे। इसके बदले में राजेश कभी कभार अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर उनके छोटे मोटे काम कर देता था। अब राजेश के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड में मजबूत होते चले गए। अब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन भी उसके संपर्क में आ गए। अब मुंबई पुलिस में नौकरी करते हुए वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने लगा। अंडरवर्ल्ड के लिए सुपारी किलिंग, पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अपराधियों के अपराध पर पर्दा डालना, थाने में धौंस दिखाना, अपने सीनियर अफसर से मिसबिहेव करना, ये उसका रोज का काम हो गया। फिर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से एक्शन लेकर उसे नौकरी से बाहर कर दिया। राजेश इग्वे अब पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने लगा। इस दौरान दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में आया और इनके लिए काम करने लगा। जब साल 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए तो उस दौरान मुंबई में दाऊद इब्राहिम का काम अबू सलीम संभाल रहा था। मुंबई बम धमाकों में भी अबू सलीम का नाम उछला था और पुलिस उसके खिलाफ काम कर रही थी। अबू सलीम का एक खास आदमी सलीम हड्डी था। मुंबई पुलिस का एक्स सर्विसमैन राजेश इग्वे सलीम हड्डी के संपर्क में था। वो अब अबू सलीम की टीम का मेंबर बन चुका था। इन दोनों की जोड़ी ने अबू सलीम के कहने पर मुंबई में कई खतरनाक क्राइम भी किए। बिजनेसमैन प्रदीप जैन के ऑफिस में जाकर उसे बेरहमी से मार दिया। फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। जावेद सिद्दीकी अपनी जिद की वजह से मारा गया। दाऊद इब्राहिम जावेद सिद्दीकी की फिल्म में अपनी पाकिस्तानी सेटिंग को एक्ट्रेस बनाने का वादा कर चुका था। उस पाकिस्तानी सेटिंग का नाम अनीता अयूब था, लेकिन जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। इसके बाद दाऊद ने अबू सलीम को इशारा किया। अबू सलीम ने सलीम हड्डी और राजेश इग्वे को ग्रीन सिग्नल दिया। इसके बाद फाइनली सिद्दीकी का गेम बचा दिया गया और इस तरीके से नामी बिल्डर कुकरेजा के एरिया में घुसकर उसे ठोक दिया गया। इन घटनाओं से मुंबई में डर का एक नया दौर शुरू हो गया। लोग जान गए कि डी कंपनी का नया पंटर अपना टारगेट को ही मार देगा। हत्या की इन तमाम वारदातों के पीछे राजेश इग्वे का हाथ था। मुंबई पुलिस ये नहीं जानती थी कि उनका ही एक एक्स कमांडो अंडरवर्ल्ड का खतरनाक शूटर बन चुका है। राजेश इग्वे खुद एक पुलिस वाला था, इसीलिए वो पुलिस वालों के तमाम पैतरे जानता था कि किस तरीके से पुलिस अपराधियों के साथ छल करती है, उन्हें पकड़ती है तो उनके साथ किस तरीके की चाल कुचाल चलती है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। साल 1993 तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में धर्म का भेद नहीं था, लेकिन सन 1993 में जब बम धमाकों ने मुंबई को दहलाया तो आगे चलकर डी कंपनी में नाना यानी छोटा राजन ने अपना रास्ता अलग चुन लिया। अब रिलीजियस पर बेस्ड अंडरवर्ल्ड गैंग और भी खतरनाक हो गई। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की गैंग के बीच जो गैंग वॉर होती थी उसमें दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे को मार रहे थे। जब चारों तरफ द्वेष और नफरत की आग दहक रही थी, ऐसे ही खतरनाक माहौल में दाऊद इब्राहिम ने बाला साहेब ठाकरे को मरवाने का प्लान बनाया। बाला साहेब ठाकरे उस समय एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पॉपुलर हो चुके थे। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनकी छवि लोगों के मन में अपनी जगह बना चुकी थी। हिंदुत्व के मुद्दों पर उनकी बेबाक बयानबाजी लोकप्रियता का कारण थी और यही वजह थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वो नफरत का शिकार बन गए थे। बाला साहब मुंबई में निवास स्थान मातोश्री भवन में रहते थे। घर से बाहर निकलकर किसी पब्लिक प्लेस पर उनका आना जाना बहुत कम होता था। अक्सर उनके आसपास सैकड़ों लोग मौजूद रहते थे। ऐसे में उन्हें मारना तो दूर, उनके पास पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। किसी मुस्लिम शूटर के लिए तो ये काम बहुत इम्पॉसिबल था। इसीलिए बाला साहब ठाकरे को मारने के लिए अबू सलीम ने राजेश इग्वे को चुना और इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये कि राजेश एक हिंदू था,
दूसरा, वो मुंबई पुलिस का एक्स सर्विसमैन था। पुलिस या पैटर्न और पुलिस के काम करने के तरीकों को वो अच्छी तरह से जानता था। उसके अपने कनेक्शन थे और ऐसे ही तमाम कनेक्शन को यूज करके उसने किसी तरीके से बाला साहब ठाकरे के ऑफिस में उनसे मिलने का टाइम ले लिया। राजेश इग्वे पुलिस का कमांडो था। वो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस की सोचने की शैली क्या होती है, अपराध को इन्वेस्टिगेट करने की शैली क्या होती है। वो तमाम पैंतरों को अच्छी तरह से जानता था जिन्हें पुलिस अपराधियों पर आजमाती थी। उसने अपने छुपने का ऐसा ठिकाना चुना इसके बारे में पुलिस सोच भी नहीं सकती थी। जी हाँ, वो पुलिस कॉलोनी में ही छुपा हुआ था और वहीं रहकर अपराध करता था। उसने वहीं रहकर बाला साहब ठाकरे को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग भी की और अपने मिशन पर चल पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस अब इस बात से अनजान नहीं थी कि राजेश इग्वे पुलिस कॉलोनी में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। पुलिस ने अपनी तमाम कॉलोनी के इलाके को छावनी में बदल दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन राजेश इस बात से अनजान था। वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक ही काम कर रहा था। वो पुलिस कॉलोनी में मौजूद अपने अपार्टमेंट से रात के वक्त निकला। उसका इरादा बड़ा ही खतरनाक था। बाला साहेब ठाकरे को ठिकाने लगाने का टास्क उसको ही मिला। तभी एक पुलिस वाले कादर खान की नजर राजेश सिंह पर पड़ गई। उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए रुकने के लिए कहा, लेकिन अपने आप को फंसता हुआ देखकर राजेश ने पलटकर हमला करना चाहा। इसके लिए उसने अपनी गन निकाली और पुलिस वाले पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले ही पुलिस वाले की बंदूक से निकली गोलियों ने राजेश के जिस्म को मौत की खाई में धकेल दिया। वो अपने इरादे पर निकल पड़ा था, कामयाब भी हो जाता, लेकिन समय रहते मुंबई पुलिस ने उसे न्यूट्रल कर दिया और बाला साहब ठाकरे की जान बच गई। दोस्तों, क्या लगता है आपको, मुंबई पुलिस का ये कमांडो क्या सच में अपने इरादे में कामयाब हो जाता अगर उसे समय पर रोका ना जाता तो? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।